हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम आप लोग के सामने NTU-UGC नेट के हायर एजुकेशन के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं हायर एजुकेशन में किस तरीके से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ जी फ्रेंड्स, एजुकेशन के फील्ड में सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट 1976 में बना था। ये कॉन्करेंट लिस्ट बनने से पहले जो एजुकेशन का सेक्टर था उसके डेवलपमेंट पॉलिसी पे केवल ओनली वन कह सकते हैं स्टेट का ही सारा जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और वही जो है हर स्टेट अपने एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी और डेवलपमेंट का काम करती थी, समझ सकते हैं। लेकिन हम अगर इस कंटेंट की बात करें तो इसमें ये बात हुई कि स्टेट जो है कि पूरी तरह से डेवलपमेंट का जो है एजुकेशन में काम नहीं कर पा रहा है, अकेले पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि जो है एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है और अच्छे से हो सके। तो इस लिस्ट में ये सारी बातें कही गई थी। ये जो लिस्ट हुआ वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 42 अमेंडमेंट्स जो हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट तैयार की गई। इसमें कैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करती है उसके हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं कि क्या ये करती है। ये नेशनल पॉलिसी बनाती है, यानी कि राष्ट्रीय नीति जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है उसको उसका फॉर्मेशन करती है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसके बाद यूजीसी को ग्रांट देती है, इस्टेब्लिशमेंट का काम करती है। कौन कौन सी चीज़ों का? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि इन सारों का जो है एक तरह से स्थापना करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट आता है। ये क्या काम करता है? ये जो है स्टेट काउंसिल एंड एडवाइजरी बोर्ड का जो है इस्टेब्लिशमेंट करता है। ये एडवाइजरी बोर्ड का क्या काम है ये समझते हैं। ये जो है हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के जो वर्क है उनके लिए जो है एक गाइडलाइन देती है किस तरीके से काम करना है। और इसके बाद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, बट वर्किंग फॉर्म में जो आया था वो है 1964 में। ये क्या काम करता है? ये हमारे एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट का काम करता है, कैसे उसका जो है रिव्यू करके बताता है कि क्या उसमें कमी है, क्या अच्छाई है, सारी चीज़ों को बताता है। और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, मॉनिटरिंग, यानी ये सारे काम जो है हमारे इसी बोर्ड के थ्रू किए जाते हैं। और इसके बाद NCTE, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो हमारे 1973 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये जो है कि वर्किंग फॉर्म में जो है 73 से ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था उस समय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने में इसे जो है समय लग गया, 1993 आ गया था। और लोकसभा के थ्रू जो है रूल नंबर 73 के अंडर में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में डिक्लेयर किया गया। इसके 4 रीजनल कमेटी हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नॉर्थ रीजनल कमेटी जो जयपुर में है। सेकंड है साउथ रीजनल कमेटी जो बेंगलुरु में है। थर्ड है ईस्ट रीजनल कमेटी जो भुवनेश्वर में है। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है वेस्ट रीजनल कमेटी है जो भोपाल में बनाए गए हैं। तो इस तरीके से इसके 4 रीजनल कमेटी हैं NCTE के। इसका वर्क क्या है, ये काम करती क्या है? ये जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है उसको अपग्रेड करती है, रिसर्च वर्क को इंक्रीज करती है, पब्लिकेशन का काम करती है। किस चीज़ के पब्लिकेशन का? एकेडमिक जर्नल्स और रिसर्च फॉर्म्स के। उसके बाद जो है डिफरेंट टीचिंग मॉडल का स्टडी करती है, एक आउटलाइन देती है टीचिंग इनोवेशन के लिए, रिवाइज कोर्स बताती है कैसे करना है, रिवाइज करना है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इवैल्यूएशन टेक्निक, ये सारे जो है वेरियस लेवल का जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड काम होते हैं उसको ये देखती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें गवर्नेंस का काम कैसे होता है, यानी किन लेवल में होता है। तो इसमें हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज
ये 2 पर्सन्स को देख सकते हैं, इसी में ही सारे गवर्नेंस होते हैं। तो यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि स्वायत्त संस्था है, जो हमारे पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। कॉलेज की बात करें तो ये जो है हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इसके जो भी शासन प्रशासन के काम होते हैं वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। और इसके बाद यूनिवर्सिटी के ऑफिस की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में सबसे पहले विजिटर आता है। ये जो है हमारे इसको कह सकते हैं कुलाध्यक्ष कह सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में अगर हम लें तो वहाँ के जो विजिटर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो वहाँ के विजिटर जो है एज अ गवर्नर जो होता है उस स्टेट का, उसे बनाया जाता है। उसके बाद जो है चांसलर की बात करते हैं। सेकंड जो आता है चांसलर, जो है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है और कहाँ से आता है ये हमारे जो हाई कोर्ट होते हैं उसका जो है जस्टिस होता है, यानी चीफ जस्टिस जो होता है उसी को चांसलर बनाया जाता है। ये हमारे यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे इंटरनल इश्यूज हैं उसको देखने का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद वीसी आता है। वीसी चांसलर के नीचे होता है। वीसी एक यूनिवर्सिटी का जो है कि उच्च ऑफिसर, यानी कह सकते हैं हायर लेवल का ऑफिसर होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको जो है नियुक्त किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के एक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर वाइस चांसलर। ये जो है हमारे वीसी का हेल्पर होता है, यानी कि उसको हेल्पिंग करता है उसके वर्क में। इसके बाद डीन है। ये हर फैकल्टी में, यूनिवर्सिटी के हर फैकल्टी में एक डीन होता है जो हमारे वीसी के अंडर में होता है। इसके बाद सीनेट है। सीनेट क्या है? सीनेट एक कमेटी है जहाँ पे जो कुलपति है, यानी कि जो वाइस चांसलर है, इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, जो हमारे यूनिवर्सिटी का एक हायर लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का काम करता है। यहाँ पे कैसे पॉलिसी बनेगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी सीनेट में पॉलिसीज आती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम यही देखता है। एकेडमिक काउंसिल जो भी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि एकेडमिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसको मेंटेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट में जो है हायर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। यहाँ पे 2 टाइप्स के एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एक तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होता है, और दूसरा एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले हम इंटरनल की बात करते हैं, जो आंतरिक रूप से प्रशासन किए जाते हैं। इसमें सीनेट या फिर कोर्ट कह सकते हैं वो आता है। ये हमारे हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारे चांसलर होते हैं। इसके बाद सिंडिकेट है या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कह सकते हैं। ये जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, ये भी यहाँ पे वही काम करते हैं। एकेडमिक काउंसिल है। ये आल जो एजुकेशनल और रिसर्च पावर होते हैं वो इन्हीं के अंडर में होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं एक्सटर्नल की, यानी कि बाह्य की बात करते हैं। बाह्य प्रशासन जो होता है ये इनडायरेक्ट फॉर्म में वर्क करते हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एज अ एटोनॉमी इंस्टीट्यूशन, यानी कि यूनिवर्सिटी का एज अ एटोनॉमी इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश करना इनका काम होता है। और ये कंट्रोल किसके थ्रू किए जाते हैं? MHRD, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट काउंसिल एंड एजुकेशन डायरेक्टर के थ्रू इनका कंट्रोलिंग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे स्टेट जो भी हायर एजुकेशन है उसका प्रशासन का काम इस तरीके से होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कौन कौन से हायर एजुकेशन के बॉडीज़ हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, उसकी बात करते हैं। मेन जो हैं, सबसे पहले है बार काउंसिल आता है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एडवोकेट एक्ट के थ्रू जो 1961 में आया था उसके अकॉर्डिंग इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो है मेन वर्क क्या है वो है लॉ एक्टिविटीज़, यानी कि जो कानून से संबंधित काम होते हैं उसको ये देखता है। लाइसेंस प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करता है, ये सारे बार काउंसिल के थ्रू ही किए जाते हैं। इसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये हमारे जो भी एग्जाम होते हैं मेडिकल से रिलेटेड उसका कंट्रोल और गाइडलाइंस देने का काम करता है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है हायर एजुकेशन को, जो जस्ट लाइक हम कह सकते हैं IIT, NIT, IIM, ये सारे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम किया जाता है इसके थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 10 नवंबर
2017 को। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अकॉर्डिंग किया गया था। और ये जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यानी इसके थ्रू एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, वो एक 1 ईयर में 2 टाइम्स कराए जाते हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और इसका शॉर्टकट है NDA हम कह सकते हैं इसको। और इसमें हम इसका इंसेप्शन का जो काम था उसको हम देखें तो जब से ये आया है तब से AICTE और CBCS का जो वर्क है, यानी एग्ज़ाम जो लेते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, अब वो नहीं लेंगे, उनके जगह पे ये NTA ही लेगा। तो ऐसा इसके तहत कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ की, यानी कि अभी तक इंडिया में कितने नीतियां बन चुकी हैं, 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले है NEP 1968। ये जो है इसमें हम देख सकते हैं NPI कोठारी कमीशन 1964-66 में जो था उसके अकॉर्डिंग ये बना था। इस कमेटी को इस पॉलिसी को किस कमेटी के नाम से जाना जाता है, वो है सप्रू कमेटी। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना जरूरी है। इसका मेन जो फोकस यानी एम्फेसिस किस पे किया था वो था स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ स्टडी सेंटर्स, यानी कि जो स्टडी सेंटर्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने, उसको मजबूत करने, एजुकेशन के मानक को बढ़ाने का काम इसके अंतर्गत कहा गया था कि ऐसा होना चाहिए। और NEP 1986 की बात करें तो इसमें रूरल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी और एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण करने की बात कही गई। उसके बाद कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की गई, इसके तहत उस पर प्रकाश डाला गया। मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म ऑन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाने की बात की गई और टीचर्स के एजुकेशन की भी बात इसी पॉलिसी के तहत कही गई थी। नेक्स्ट है NEP 1992। इसमें जो बात कही गई थी किस पे फोकस डाला गया था, मोटा मोटी हम देख सकते हैं इसमें जनरल एंट्रेंस एग्ज़ाम का बात किया गया था, वो भी किसके लिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। तो ऐसे एग्ज़ाम जो होंगे उसका टेस्ट करने की बात की गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें इंजीनियरिंग टेस्ट की, इसमें GAIEEE जो नेशनल लेवल पे होते हैं और SLEEE जो स्टेट लेवल पे होते हैं, उनके जो है जनरल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात ही इसके तहत कही गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है NEP 2016। इसमें क्या कहा गया, इसमें इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात कही गई और 6% GDP ग्रोथ की बात की गई कि बजट जो हमारे होंगे उसमें एजुकेशन के लिए इतना ग्रोथ करना अनिवार्य होगा। इसके बाद 50% मार्क्स को कंपलसरी किया गया, किसके लिए, BEd एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो BEd का एंट्रेंस देगा उसका जो है मार्क्स जो है 50% होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं दे सकता। और इसके बाद मदर टंग को जो है मैंडेटरी किया गया था, किस लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। और मिड डे मील जो स्कीम है उसको भी स्टैंड करने की बात की गई थी, कहाँ तक, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। पहले प्राइमरी एजुकेशन तक था और ये कहा गया कि अब ये सेकेंडरी एजुकेशन तक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 12th का जो पास आउट होगा उसको इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम देने की बात कही गई थी, यानी कि 12th के बाद जिस में वो एग्ज़ाम लेगा यानी कि एंट्री लेगा, वहाँ पे जो एग्ज़ाम देना होगा वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। एक नेशनल स्कॉलरशिप ट्रेजरी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट एक्ट को लाने की बात की गई और साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाने की बात की गई, किसके लिए, जो हमारे API यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है उसके जगह पे कहा गया कि साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाना चाहिए। और इसके बाद स्कोर सिस्टम 2 to 7 को अपनाने की बात कही गई हमारे हायर एजुकेशन के इवोल्यूशन के लिए, जिसमें ये कहा गया कि जो 1 to रैंक पाएगा उस टाइप के इंस्टीट्यूशन को एकदम ख़त्म करने की बात, यानी कि उनको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा बोला गया। और जो 6 to 7 पाया है उसे फुल एटोनॉमी देने की बात की गई और जो 7 रैंक पाया है उसे कहा गया कि वो गुड यानी कि बेस्ट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के रूप में होगा। ऐसा इस NEP 2016 में कहा गया, ऐसे मेजरमेंट करने की जो है कि करने की बात कही गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम बात करते हैं नेप 2020 की। ये 2017 में ही स्टार्ट हो गया था और इसकी अध्यक्षता जो है के कस्तूरी रंजन के थ्रू किया गया था। इसमें 2 टाइप्स के एजुकेशन की बात की गई, एक स्कूल एजुकेशन की और दूसरा जो है हायर एजुकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन की यदि बात करें तो इसमें ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की गई, जिसमें अप टू 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड और 3 to 8 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन की बात की गई। इस तरीके से इसमें एजुकेशन देने को इंक्लूड किया गया। उसके बाद राइट टू एजुकेशन की बात की गई, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के जो राइट टू एजुकेशन का कहा गया था उसको एक्सटेंड करके 3 to 18 ईयर्स करने को कहा गया। इसके बाद करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई, जिसमें 5+3+3+4 को अपनाने की बात की गई, जिसमें हम जो 5 है वो इंडिकेट करता है 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल के लिए और जो है क्लास 1st and 2nd के लिए, यानी कि ये 5 जो इंडिकेट करता है इसको। और बी जो है ये कहा गया, यानी सेकंड किसको कहा गया, जो थर्ड वह है हमारा, उसमें 3 इयर्स प्रोपेटरी स्टेज के लिए कहा गया, जो 3 to 5 स्टैंडर्ड के लिए था। और थर्ड जो है जिसमें जो तीसरा 3 है उसके लिए कहा गया कि 3 इयर्स ऑफ मिडिल स्टेज, यानी कि क्लास 6 to 8। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो है यानी कि 4 जो है उसके लिए कहा गया कि 4 इयर्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज क्लास 9 to 12 का होना चाहिए। यानी कि इस तरह से ये फॉर्मेशन किया गया करिकुलम का 5+3+3 एंड +4। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे 2020 जो नेप है उसमें क्या है करिकुलम फ्रेम वर्क, तो यही है हमारा। इसके बाद है स्कूल एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई। इसमें ये कहा गया कि स्टेट सेंसस एग्जाम करने की बात किस स्टैंडर्ड के लिए, 3, 5 एंड 8, यानी 3rd, 5th एंड 8th के स्टैंडर्ड के लिए ऐसे एग्जाम कराने की बात की गई। इसके बाद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, जिसमें स्कूल कैंपस को बनाने की को कहा गया कि एक कैंपस होना चाहिए स्कूल में। और इसके बाद टीचर मैनेजमेंट की बात की गई। इसमें ये कहा गया कि जो भी स्कूल हावर्स है, यानी ड्यूरिंग स्कूल हावर्स जो टीचर हैं कोई भी काम नहीं करेंगे जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ होगा, यानी कि उनको केवल अपना समय जो भी टीचिंग आवर है उसी में देना होगा और कोई अदर वर्क नहीं करने हैं। इसके बाद इसमें ये कहा गया कि एक टीचर यदि एक स्कूल में इस्टेब्लिश होता है, यानी कि उसका नियुक्ति होती है, तो वो 5 से लेकर 7 ईयर्स तक वहाँ उसको रहना कंपलसरी है। इसके पहले वो अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकता है। बीएड की प्रोग्राम की बात करें तो इसके लिए इंटीग्रेटेड जो है 4 ईयर्स के प्लान बनाए गए, यानी कि बीएड अब जो है 4 ईयर्स का होगा। और इसमें टीचर की बात की गई कि टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है 50 आवर्स लेना होगा, वो भी पर ईयर जो है ऐसा होना चाहिए उसके साथ। इसके बाद जो है बात की गई इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की, इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसमें ये कहा गया कि ये जो काम करेगा वो है बेसिक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर स्कूल्स, यानी स्कूल के लिए क्या बेसिक यूनिफॉर्म होगा उस स्टैंडर्ड को ये मेंटेन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन, यानी कि हमारे उच्चतर शिक्षा के लिए हमारे नेप 2020 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ऑल इंडिया सर्वे जो है हायर एजुकेशन का किया गया, जिसमें ये GER की बात करते हैं, ये इंक्रीज था 20.8%, कब हुआ 2011-12 में, और 25.8% जो है 2017-18 में था। तो इस कमेटी के थ्रू ये कहा गया कि अब इसका एम जो है इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी GER का 25.8% से 50% कब तक के लिए, 2035 तक, यानी इतना इसको जो है इस एम को कंप्लीट करना है 2035 तक। और इसके बाद रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड एक्रेडिटेशन की बात की गई। इसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई, जिसमें AICTE, UGC, बार काउंसिल इन सारे के रोल को लिमिट करने की बात की गई, यानी कि सीमित करने की बात, और NAC को UGC से सेपरेट करने की भी बात इसके तहत की गई। उसके बाद फाइनेंसिंग एजुकेशन की बात की गई। इसमें कहा गया कि अगले जो है 10 ईयर्स तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की गई इन एजुकेशन में, तो वो अभी करंट में 10% है, जिसे 20% करने का बात कहा गया। और इसके बाद है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के फील्ड में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाने की बात की गई, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद है एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। इसमें ये कहा गया कि जो
5th ग्रेड है वहाँ तक जो है कि जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो मदर टंग में होगा या लोकल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, इसमें होगा और इसे प्रेफरेबल बनाया जाएगा एट जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक। तो इस तरह से मदर टंग जो भी लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज पे फोकस डाला गया इसमें। और 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी इसमें अपनाने की बात की गई जो हमारे फर्स्ट नेप के अकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट नेप में अपनाए गए थे। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाली, पर्सियन, प्रकृति। ये सारे इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल पे हैं वो इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ऐसा सेटअप किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रिकमेंडेशन किया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ अडल्ट एजुकेशन, किसके अंडर, एनसीईआरटी के अंडर, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का भी रिकमेंडेशन किया गया सेंट्रल एज ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के रूप में करने की बात कही गई। इसके बाद नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन। इसमें ये कहा गया कि एटलीस्ट 1 वोकेशन, यानी कि कम से कम एक जो है कि वोकेशनल जो एजुकेशन होता है वो ग्रेड 9 यानी 9 to 12 में होना चाहिए, यानी कि 9वीं और 12वीं कक्षा में एक वोकेशनल जो सब्जेक्ट होता है वो होना चाहिए। और अप टू 50% ऑफ द टोटल इन्वॉल्वमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय 2025। और इसमें जो इनरोलमेंट होना चाहिए हायर एजुकेशन में वो 2025 तक अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाना चाहिए। अभी अगर हम इसका बात करें तो कितना है, वो है 10% तक अभी है फिलहाल, और जिसको 50% तक इंक्रीजमेंट करने की बात की गई। तो इस तरह से नेप 2020 में जो है सारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड बातें कही गई। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय फ्रेंड्स।